दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेने जाते हैं या नॉर्मल ऑटो रिक्शा लेने जाते हैं तो हमें पहले शोरूम पे विजिट करके ये पूछते हैं कि ये कितना माइलेज देती है और कितना रेंज देती है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन हम पूछ नहीं पाते हैं। वैसे हर एक शोरूम पे उस व्हीकल को रिगार्डिंग एक पॉम्पलेट रहता है, वो हमें पकड़ाया जाता है, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ पता नहीं चलता है। उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन बताया जाता है वो आपको नहीं पता है कहाँ पे होता है और क्या चीज उसको डिफाइन करती है। तो उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ। जाने से पहले शाप व्हील्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बेसिक्स के बारे में। तो दोस्तों मैं हमेशा हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में समझाते वक्त तीन कैटेगरी में उसके स्पेसिफिकेशन डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पहला बेसिक स्पेसिफिकेशन, दूसरा परफॉर्मेंस और तीसरा उसके एक्स्ट्रा फीचर्स, यानी नया टेक्नोलॉजी कुछ जोड़ा होगा तो कंपनी वो उस फीचर के बारे में कवर करता हूं। तो यहां पे इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बेसिक स्पेसिफिकेशन के अंदर नंबर 1 पे आती है व्हीकल कैटेगरी। वैसे तो काफी सारे व्हीकल्स होते हैं और उनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो हमें चाहिए हमारे ऑटो रिक्शा के कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा के अंदर दो कैटेगरी होते हैं, एक L5 और एक L3। L3 के अंदर ज्यादातर ई रिक्शा ही आते हैं, जिसके अंदर एक कंडीशन ये है कि इसकी टॉप स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होना चाहिए, वो मैक्सिमम है। और इसके अलावा 2 किलोवाट आवर की मोटर ही उसके अंदर होना चाहिए। और अगर हम L5 की बात की जाए तो इसके अंदर 25 किलोमीटर से ज्यादा कितना भी स्पीड रख सकते हैं, लेकिन 50 किलोमीटर का टॉप स्पीड सेफ माना जाता है थ्री व्हीलर के लिए। तो ज्यादातर सभी कंपनी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के ही प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा मोटर पावर जो है 250 वाट से लेकर कितना भी रह सकता है, मैक्सिमम कितना भी रह सकता है, लेकिन अभी तक ज्यादातर 10 किलोवाट आवर की पीक पावर देने वाली मोटर से हमें देखे हैं, तो उससे ज्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और इसके अलावा ये L5 के अंदर L5M आता है जो कि पैसेंजर सेगमेंट को डिफाइन करता है, और L5N आता है जो कि कार्गो सेगमेंट को डिफाइन करता है। और नेक्स्ट जो है वो व्हीकल मॉडल जो है वो व्हीकल को कंपनी की तरफ से दिया गया हुआ एक नाम समझिए। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च होती है तो उसको स्पेसिफिक नेम देके लॉन्च किया जाता है, और उससे बेटर वर्जन आता है तो उसके अंदर अपग्रेड करके उसको दूसरा नाम दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बजाज को लिया जाए तो उसके अंदर जो पैसेंजर सेगमेंट में जो ऑटो रिक्शा है उसका नाम बजाज RE E-Tech 9.0 दिया गया है, वो उसका स्पेसिफिक मॉडल नेम हो गया। इसके अलावा उसके अंदर दूसरे वर्जन भी होते हैं तो उसको अलग से नाम से लिया जाता है। और इसके अलावा सीटिंग कैपेसिटी की भी एक बात आती है। तो सीटिंग कैपेसिटी जो है वो ऑफिशियल और लीगल तरीके से दो सीटिंग कैपेसिटी होती है, उसको डिफाइन करती है। जैसे कि हर एक ऑटो रिक्शा के अंदर 3 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। और इसके अलावा L3 कैटेगरी के जो ई रिक्शा होते हैं उसके अंदर 4 पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी आती है। बेसिकली सीटिंग कैपेसिटी जो है वो लीगल तरीके से जितने जन ट्रैवल कर सकते हैं उसको इंडिकेट करता है, लेकिन अनऑफिशियली तो ज्यादा बिठाते हैं तो वो उसके अंदर इंडिकेट नहीं करता है, वो इलीगल भी है और डेंजरस भी है, उसका ख्याल रखें। और इसके अलावा नेक्स्ट आता है डिजाइन जो है हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए डिजाइन को अलग अलग तरीके से डिजाइन करती है, लेकिन आजकल तो ज्यादातर कॉपी पेस्ट का ही काम किया जा रहा है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और नॉर्मल IC इंजन के ऑटो रिक्शा का डिजाइन काफी कंपनी सेम रखी है, लेकिन नए जो स्टार्टअप्स है वो डिजाइन के अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकल मार्केट में जो है वो उसी डिजाइन के हिसाब से ही स्पेयर पार्ट मिलते हैं, तो ज्यादातर कंपनी भी उसी कंफर्ट के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि मेन ब्रांच कहीं और सिटी में होता है और ऑटो रिक्शा नॉर्मल विलेजेस के अंदर वो लोकल मैकेनिक के यहाँ पे ही रिपेयर करा लेते हैं, तो वो पार्ट्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उसी डिजाइन के साथ चल रही है अभी। लेकिन स्टार्टअप जो है वो नया डिजाइन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बॉडी डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो ये जनरली बॉडी की जो वेट होती है ऑटो रिक्शा की उसको और लेंथ को दिखाया जाता है। फिर इसके अलावा भी कार्गो सेगमेंट में स्पेसिफिकली 3 वेराइटीज देखने को मिलते हैं हमें ज्यादातर, जिसके अंदर फ्लैट बेड के साथ आती है जो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करवा सकते हैं, और दूसरा डिलीवरी वैन होता है और एक पिकअप वैन होता है। तो ये बॉडी कंटेनर अलग अलग डिफाइन करते हैं जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ज्यादातर इसका जो डायमेंशन है वो 6 फीट का लेंथ के साथ आते हैं, और विड्थ तो ज्यादा कम होते रहता है, लेकिन मैक्सिमम 5 फीट विड्थ और 6 फीट लेंथ के साथ ही ज्यादातर ऑटो देखने को मिलते हैं हमें। और नेक्स्ट आती है व्हील बेस जो है हमारे ऑटो रिक्शा की लेंथ को डिफाइन करता है, ओवरऑल लेंथ को डिफाइन करता है। स्पेशली यहाँ पे फ्रंट के अंदर जो व्हील होती है वहां पे नट बोल्ट होता है, उसके वहां से शुरू होके रेयर साइड जो व्हील होते हैं उसके नट बोल्ट जो होता है सेंटर में वहां तक ही मापा जाता है। तो जितना ज्यादा व्हील बेस
स्पेस होगा उतना हमें लेग स्पेस मिलने का चांसेस होते हैं और ड्राइवर कैबिन भी लेंथ ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो व्हील बेस जितना कम होगा तो उतना हमें टाइट पोजीशन देखने को मिलता है जहां पे लेग स्पेस वगैरह सीटिंग कैपेसिटी, तो वो दिक्कत आती है। ज्यादातर आप देखे होंगे सिटी में एरिया में जो भी चलाने वाले ऑटो रिक्शा होते हैं उसके अंदर हमें बीच में सीटिंग कैपेसिटी नहीं देती है, वहां तो एक्स्ट्रा चकला भी नहीं लगाते, तो वहां पे उसका व्हील बेस जो है वो कम रहता है। अगर हम विलेज में चलाने वाले ऑटो रिक्शा होते हैं वो स्पेशल बड़े ऑटो रिक्शा होते हैं, तो उसके अंदर हम वहां पे एक चकला लगा के वहां पे भी सीटिंग करवाते हैं, तो उसके अंदर व्हील बेस थोड़ा बड़ा रहता है। व्हील बेस के बाद ज्यादातर ग्राउंड क्लियरेंस को देखा जाता है। हमारे ऑटो रिक्शा का चेसी का आखिरी हिस्सा और रोड का बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है उसको ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ज्यादातर गांव में जो ऑटो रिक्शा होते हैं उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में जो कच्चे रोड होते हैं और गड्ढे होते हैं, चढ़ाव होते हैं, तो वहां पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर आप देखे होंगे कि कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर लोड भी कैरी करना होता है और गड्ढे कुछ देर भी होते हैं, तो उसको बचाने के लिए उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा दिया जाता है। तो ये बात याद रख लेना, अगर आप गांव के एरिया में ले रहे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा देख के ही लेना चाहिए। और नेक्स्ट कर्ब वेट की अगर बात की जाए तो बिना कोई लोडिंग के ओनली जो शोरूम में ऑटो रखी होती है उसका वेट को कर्ब वेट कहा जाता है, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लोडिंग कोई भी नहीं डालनी होती है। उसके अंदर जो बेसिकली इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि बैटरी, मोटर वगैरह सब कुछ फिटेड जो होते हैं उसका वेट को कर्ब वेट कहा जाता है। अगर हम यहीं पे अगर ग्रास व्हीकल वेट की अगर बात की जाए तो ग्रास व्हीकल वेट के अंदर ड्राइवर प्लस पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी को मिलाकर यहाँ पे बताया जाता है। अगर आपको कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर देखेंगे तो पेलोड कैपेसिटी को और व्हीकल वेट को मिलाकर कर्ब वेट बताया जाता है। हाँ, ड्राइवर को भी मिला के ही बताया जाता है। तो ग्रास व्हीकल वेट जो है वो ओवरऑल उसकी कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और इसके अलावा एक और छोटी बात यह है कि टर्निंग रेडियस भी इंडिकेट किया जाता है। बेसिकली कम रेडियस के अंदर अगर टर्न होते हैं तो थ्री व्हीलर्स के लिए थोड़ा दिक्कत की बात होती है, तो एक सेफ रेडियस ही बताया जाता है आपको। तो अगर आप यू टर्न लेते हैं तो उसको टर्निंग रेडियस कहा जाता है। तो कितने दूर के अंदर आपको ऑटो रिक्शा पूरी ओवरऑल यू टर्न ले रही है तो उसको ही डिफाइन दिखाया जाता है टर्निंग रेडियस। और इसके साथ ही नेक्स्ट आता है टायर का साइज, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि टायर का साइज कैसे देखा जाता है। जब जाते हैं मॉडल नेम बोलते हैं तो वो टायर दे देता है, लेकिन टायर शोरूम वाले को पता होता है कौन सा टायर आता है तो उस हिसाब से देता है। लेकिन हमें अगर पता करना है तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 4-8 का टायर साइज बताया जाता है, तो 4 जो है उसका टायर का विड्थ को डिफाइन किया जाता है और 8 जो है वो रिम का साइज, यानी एक्चुअली टायर का साइज भी सेम होता है, रिम और टायर का साइज, तो उसको डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा दूसरी तरीके से भी बताया जाता है, वो है कि अब अगर 12 इंच के टायर लेते हैं तो 145 और 12 इंच बताया जाता है, 12 बताया जाता है, तो 145 मिलीमीटर होता है। वो टायर का विड्थ को ही डिफाइन करता है, लेकिन वो मिलीमीटर होता है, तो उसको हम मिलीमीटर से इंचेस में कर देंगे तो आपको वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो पहले बताया जाता है वो टायर का विड्थ होता है और दूसरा बताया जाता है वो टायर का साइज होता है। टायर साइज के बाद अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम देखा जाए तो ब्रेकिंग सिस्टम में यूजुअली हमारे ऑटो रिक्शा के अंदर 2 तरह के ब्रेकिंग सिस्टम दिए जाते हैं, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन भी होता है। पहला जो कि मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, ये ज्यादातर ई रिक्शा के अंदर ही दिया जाता है, जिसके अंदर हमें रेयर व्हील के जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं उससे डायरेक्ट हमारे पैडल के पास जो प्रेस करते हैं उससे तक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक छोटा सा रॉड या वायर के थ्रू हमारे को यहाँ पे कनेक्शन दिया जाता है। और दूसरा हाइड्रोलिक एक्टिवेटेड के साथ मिलता है, जो कि उसके अंदर ऑयल प्रेशर होता है, जो ऑयल प्रेशर के साथ काम करते हैं, जो कि रेयर व्हील और फ्रंट व्हील में सेम प्रेशर के साथ जाके ब्रेकिंग सिस्टम काम करती है। और इसके अलावा इस हाइड्रोलिक एक्टिवेटेड की सिस्टम के अंदर भी 2 कॉम्बिनेशन मिलते हैं हमें, एक तो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट में और रेयर के अंदर, और दूसरा अब नया जो स्टार्टअप्स आए हैं वो इन्वेंट कर रहे हैं, वो ऑटो रिक्शा में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि फ्रंट व्हील के अंदर डिस्क ब्रेक दिया जा रहा है और रेयर व्हील के अंदर ड्रम ब्रेक दिया जा रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन काफी यूजफुल होता है, काफी फायदेमंद भी होता है। और हम सस्पेंशन देखा जाए तो 3 तरह के सस्पेंशन दिए जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्टला जो कि लीफ सस्पेंशन होता है, जो कि कमान पट्टी बोलते हैं, वो पट्टी आती है जिसके थ्रू दिया जाता है। ये ज्यादातर लोडिंग ऑटो रिक्शा में देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पैसेंजर को कंफर्ट नहीं फील होता है। वो जो बम्प होता है, यानी कोई भी धक्का लगता है तो डायरेक्ट पैसेंजर को हमारे को इफेक्ट होता है, तो ये ज्यादातर सेफ्टी नहीं माना जाता और ये कंफर्ट को नहीं होता है। और दूसरा आता है कॉइल स्प्रिंग डंपेयर के साथ। कॉइल स्प्रिंग के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल के साथ काम करने वाला सस्पेंशन होता है, जो कि बेटर होता है और हमारे
जो धक्के जो लगते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और जो धक्का ऑटो के टायर को लगता है उससे कम ही हमें महसूस होता है। तो वो बेटर कॉम्बिनेशन है हाइड्रोलिक डंपेयर कॉइल स्प्रिंग के साथ। और इसके अलावा एक और सस्पेंशन भी मिलता है जो कि हमारे रेगुलर ऑटो रिक्शा में भी देखने को मिलते हैं। फ्रंट में तो कॉइल स्प्रिंग डंपेयर के साथ मिल जाता है, लेकिन रेयर साइड हमें रबर स्प्रिंग दिए जाते हैं जो कि काफी यूजफुल होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं और काफी लाइफ भी देते हैं, जो कि रेगुलर हमें ऑटो रिक्शा में देखने को ही मिल रहे हैं। ज्यादातर जो गांव में चलाने वाले ऑटो रिक्शा होते हैं उसके अंदर रबर स्प्रिंग ही होती है। जब मेरा ऑटो था तो मैं भी उसको चेंज किया था। तो ये फायदेमंद होती है। ज्यादातर तो हमारे कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कॉइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर या कॉइल स्प्रिंग डंपेयर के साथ जो सस्पेंशन आते हैं वो ही अच्छा होते हैं। उसके अंदर भी इंडिविजुअल सस्पेंशन होता है और लिंक भी होता है। जो इंडिविजुअल होता है वो अगर एक टायर के गड्ढे में गिर गया तो दूसरे उसको महसूस नहीं होता, दूसरा उधर बाजू टायर रहता है ना उसको महसूस होता है, उधर बाजू जो कस्टमर होते हैं वो फील नहीं करते हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल सस्पेंशन भी मिलता है। और नेक्स्ट जो है वो ट्रांसमिशन बताया जाता है, 2 स्पीड ट्रांसमिशन, सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन, इस तरह से बताया जाता है। जो ट्रांसमिशन जो है वो गियर बॉक्स के, जो ऑटो रिक्शा के गियर बॉक्स से टायर तक का जो रोटेशन पहुंचाता है, जो पावर पहुंचाता है, उसको कहते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पे एकदम क्लियरली बताना चाहता हूं तो यहाँ पे बजाज का जो ऑटो रिक्शा है, जो कार्गो ऑटो रिक्शा, उसके अंदर एग्जैक्टली बताया गया है जो कि गियर बॉक्स से जो भी कपलिंग बाहर निकलते हैं और उसको टायर को कनेक्शन होते हैं तो वो दोनों टायर्स को, दोनों व्हील्स को इंडिविजुअली जाते हैं। उसको 2 स्पीड ट्रांसमिशन कहा जाता है। अगर आपका एक टायर चक्का नहीं भी घूमता है तो दूसरा फिर जाता है। तो इस तरह से ट्रांसमिशन डिफाइन किया जाता है। और सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन भी होता है जो कि दोनों टायर को जो रॉड होता है उससे कनेक्ट किया जाता है, तो वो भी होता है। लेकिन सिंगल 2 स्पीड ट्रांसमिशन बहुत ही फायदेमंद होता है और ये ऑटोमेटिक में आता है। जो ऑटोमेटिक जो आपको बताया, एक चक्का अगर नहीं फिर रहा है तो एक फंस गया तो दूसरा उसको इंडिविजुअल काम करता है। और लास्ट एंड लिस्ट जो की है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 3 तरह के होते हैं। एक एनालॉग होता है या कोई एक सेमी एनालॉग होता है और दूसरा फुल्ली डिजिटल होता है। नॉर्मल एनालॉग के अंदर आप तो रेगुलर ऑटो रिक्शा या रेगुलर व्हीकल्स के अंदर आप देखे होंगे जो कांटा होता है उसी से काम करता है, जो वायर वगैरह होते हैं उससे काम करता है। इसको सेंसर्स डिजिटल से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जो ओडोमीटर भी होता है वो वायर से ही काम करता है। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर सेमी डिजिटल देखा जाए तो इसके अंदर एनालॉग होता है जो कि हमारा स्पीड जो मीटर बताता है वो, और ओडोमीटर एनालॉग होता है। और बैटरी इंडिकेशंस, बैटरी परसेंटेज और बैटरी चार्जिंग टाइमिंग वगैरह बताने के लिए डिजिटल दिया जाता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन भी काफी ऑटो रिक्शा मैं देखा हूं। और इसके अलावा फुल्ली डिजिटल जो है वो ज्यादातर ऑटो रिक्शा में अभी आ रहे हैं जिसके अंदर ओडोमीटर, स्पीड सब कुछ डिजिटली बताया जाता है। और लास्ट एक और चीज बताना भूल गया मैं, ड्राइविंग मोड्स। ड्राइविंग मोड्स यूजुअली आपको पता है हमारे को अगर नॉर्मल ऑटो रिक्शा लेते हैं तो क्लच और गियर के साथ डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 3 रेगुलर मोड्स आते हैं, एक रिवर्स और एक ड्राइविंग मोड जो कि आगे जाने के लिए फॉरवर्ड मोड भी बताया जाता है, और तीसरा जो है वो न्यूट्रल होता है। जो हम गाड़ी अगर चालू करके भी रखेंगे तो वो 3 होते हैं रेगुलर मोड। लेकिन इसके अलावा कोई कंपनी इको मोड और पावर मोड भी प्रोवाइड किया जाती है, जिसके अंदर इको मोड के अंदर हमें रेंज ज्यादा मिलने के लिए काम किया जाता है। और अगर पावर मोड की बात की जाए तो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और कम डिस्टेंस और कम रेंज मिलता है इसके अंदर। ये तो रहे बेसिक स्पेसिफिकेशन। ये क्या यूजुअली ज्यादातर लोगों को पता है और आगे के समय दिखता भी है, और आप पाम्पलेट वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर ये सब डिफाइन करके रहता है। इसके अलावा अगर हम पावर की बात करें, जो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो मेन परफॉर्मेंस में आते हैं, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है तो अगली वीडियो तक बने रहिए। वो वीडियो अगर बन जाएगी तो यहाँ पे लिंक में या तो लास्ट में जो टेम्पलेट होता है उसके अंदर दे दूंगा, वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। उसके अंदर हम मोटर पावर को, टॉर्क को, सब कुछ कैसे देखा जाता है, ग्रेडेबिलिटी क्या होती है, ये सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के बारे में हर चीज जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, जो अभी बताया ना मेन परफॉर्मेंस उसके अंदर मिलते हैं।